इसके पहले हम लोग पढ़े थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि वैसी प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसकी संख्या 4 होती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और चौथा ऑस्मोसिस। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोग पढ़े हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है जमनांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए हेडिंग बनाइए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एक्स वाई ए इंटू 1000 बाई बी। यह था हमारा डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जमनांक का अवनमन। तो हेडिंग बना लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम लोग समझने के लिए एक उदाहरण लें कि जैसे एक गिलास पानी ले लिए, शुद्ध पानी, और एक गिलास शुद्ध पानी लेकर और उसमें थोड़ा सा नमक का कण मिला दिए, तो ये हो गया सॉल्यूशन और ये केवल है सॉल्वेंट। तो दो केस हुआ, एक हमारे पास है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूशन। इसमें नमक के जगह अगर हम चीनी भी मिला दें तब भी सॉल्यूशन बन जाएगा, यूरिया मिला दें तब भी सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर हम एक प्रश्न करें कि दोनों गिलास को उठाकर अगर हम फ्रिज में जाकर रख दें, तो फ्रिज में जाकर रखेंगे तो पानी या कोई भी घोल क्या हो जाता है, ठंडा होकर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो अगर ये दोनों जाकर हम रख दें तो आप अपना कॉमन सेंस से बताइए कि पानी पहले जमेगा कि ये घोल है वह पहले जमेगा? कौन जमेगा पहले? ये सॉल्यूशन वाला जो होगा वह पहले जम जाएगा और शुद्ध घोल जो है वह बाद में जमेगा। क्यों होगा उसका कारण हम बताते हैं। तो दो बात यहाँ पर आप दिमाग में रखिए कि कोई घोल है तो उसका वेपर कम होता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, माने पहले वो जम जाएगा। अशुद्ध घोल जो रहेगा, शुद्ध द्रव जो रहेगा वह देर से जमेगा और अशुद्ध जो रहेगा वह पहले जमेगा। तो अगर आप बताइए कि खूब जोर से ठंडा पड़ने लगे, काफी जोर से, यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाने लगे, तो आप देखिएगा क्या कि नदी के पानी और समुद्र के पानी में पहले कौन जम जाएगा? अगर एक ही जगह दोनों हो तो समुद्र के पानी में अशुद्धि ज्यादा होता है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, पहले जम जाएगा, और शुद्ध पानी क्या हो जाएगा, बाद में जमेगा। इसका कारण क्या हुआ, इस पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझे तब समझ में आएगा कि अगर शुद्ध पानी इसमें है तो शुद्ध पानी में अगर ये गर्म होगा तो इसका वेपर तुरंत बनेगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन में वेपर तो बनेगा लेकिन इसकी वेपर की मात्रा, वाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। माने इसमें कम वाष्प है और इसमें ज्यादा वाष्प है। अब ठंडा करना शुरू करें तो इसका वाष्प पहले खत्म हो जाएगा लेकिन इसका वाष्प तो कुछ बचा हुआ ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अशुद्ध द्रव जो है वह तुरंत फ्रीज हो जाएगा, तुरंत जम जाएगा। तो एक डिफिनीशन यहां से हम लोग निकालना चाहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं, जमनांक किसको कहेंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर ले लें, इसको डिफिनीशन बनाने के लिए, कि वैसा तापक्रम जिस पर ये द्रव अवस्था में है और वो जो शुद्ध जम जाएगा तो उस किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। तो
द्रव जो है वो वेपर बनना शुरू करता है, तो ठोस पहले गलकर बनेगा द्रव, और द्रव फिर गैस में। और गैस को ठंडा करेंगे। अगर हम 3 बर्तन लें, इसमें ठोस हो, एक में द्रव हो, इसमें गैस हो, तो ठोस पहले क्या चीज में कन्वर्ट होगा? द्रव में। और द्रव क्या चीज में कन्वर्ट होगा? गैस में। और गैस धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाए। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठंडा कर दें, तो ये क्या चीज में बदलेगा? गैस में। वाष्प क्या चीज में बदल जाएगा? गैस में। और गैस ठंडा होगा तो द्रव में, और द्रव ठंडा होगा तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कमते चला जाएगा। तो एक निश्चित ताप पर, कि वैसा तापक्रम जिस पर द्रव का और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो, फ्रीजिंग पॉइंट या जमनांक कहलाता है। तो जमनांक भी क्या है? एक टेम्परेचर है, तापक्रम है, जिस पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका डिफिनीशन पहले लिख लें, जमनांक का, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन। तो हेडिंग बनाओ, फ्रीजिंग पॉइंट। वह तापक्रम जिस पर, लिखिए तो, वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो, जमनांक कहलाता है। ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो, जमनांक कहलाता है। पर अगर आप चेंज करके उसी में लिख देना, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is called depression of freezing point। चलिए, पर अगर आप चेंज करके लिखिए कि जमनांक में कमी को, जमनांक में कमी को जमनांक का अवनमन कहा जाता है। जमनांक में कमी को जमनांक का अवनमन कहा जाता है। कमी को जमनांक का अवनमन कहा जाता है। अब इस जमनांक के अवनमन को फिर शो करने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर दो तरह का, अभी हम लोगों ने एक उदाहरण में भी लिया था कि एक प्योर सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूशन हो, तो दोनों में पहले जमेगा कौन? तो सॉल्यूशन पहले जमेगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग एक ग्राफ के द्वारा देखेंगे। चलिए, इस एक्स एक्सिस लिए और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोग रख लिए वाष्प दाब, ठीक है, और इस पर हम लोगों ने रखा किसको? तापक्रम को, टेम्परेचर को रखा। अब आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो ग्राफ लिए, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए। तो किसका वाष्प ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का वाष्प दाब कम होता है। तो इस पॉइंट पर हमने क्या रखा?
सॉल्वेंट, और नीचे हम लोगों ने रखा क्या चीज, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर अधिक होता है। तो दो ग्राफ हम बनाए, एक सॉल्वेंट के लिए, घोलक के लिए, और एक घोल के लिए। अब ऊपर की ओर बढ़ते गया था तो वाष्प दाब बढ़ते गया था, और नीचे की ओर आते गया अगर इधर से, तो इसका मतलब कि यहाँ टेम्परेचर इधर बढ़ रहा था ऐसे, तो इधर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घट रहा था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अगर इधर से इधर घटते जाए तो हम क्या देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा, और इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो बिल्कुल जम जाएगा। तो दोनों को अगर हम इसको एक ग्राफ से ऐसे मिला दें, ठीक है, मिलाए तो ये काटा इसको, यहाँ देखिए तो ये सॉल्वेंट को काटा और ये सॉल्यूशन को काटा। तो सॉल्वेंट को काटा, उसको हम टी पर मिलाए यहाँ पर, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, सॉल्वेंट का। तो हम लोग सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर लिखे टी, अब फ्रीजिंग के लिए क्या लिख दिए, एफ, टी एफ। और है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, प्योर स्टेट में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे क्या चीज, टी नॉट, टी नॉट एफ। ये किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए। तो अब सॉल्यूशन को जो काटा यहां पर, तो टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और ई किसके लिए हुआ, सॉल्यूशन के लिए। तो एक हो गया सॉल्वेंट के लिए तो टी नॉट एफ, और टी एफ एस, दोनों का टेम्परेचर हुआ। मतलब सॉल्वेंट कहां पर फ्रीज करेगा, तो टी नॉट एफ पर, और सॉल्यूशन कहां पर फ्रीज करेगा, यहां आकर देखते चलिए, यहां कहां काटा, यहां पर, तो टी एस एफ पर। अब दोनों में अब हम लोग अंतर अगर निकालना चाहे तो ज्यादा में से कम, अंतर जब भी काउंट करेंगे तो ज्यादा में से कम को। तो अब यहाँ डेल्टा टी एफ माने डेल्टा टी माने तापक्रम में अंतर, और एफ क्या चीज के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग एफ से होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ लिए। तो डेल्टा टी एफ बराबर, अब आपको बोलना है यहाँ पर क्या लिखें, ज्यादा कौन है, टी नॉट एफ माइनस टी एस एफ, यही हो गया, ये दोनों में अंतर। और इसी अंतर को हम लोग कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जमनांक का अवनमन, जमनांक का अवनमन। तो चलिए इतना पहले लिखिए, तो इस ग्राफ को बना के कि जमनांक का अवनमन के लिए इस ग्राफ को बनाइए। चलिए यहां तक ये लिखा गया होगा, तो अब इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख लें। मान लिया कि, चलिए अब इसको नीचे से लिखिए, मान लिया कि टी नॉट एफ, टी नॉट एफ घोलक का जमनांक हो, घोलक का जमनांक हो, टी नॉट एफ घोलक का जमनांक हो, तथा टी एस एफ, टी एस एफ ऐसे लिखना, टी एस एफ घोल का जमनांक हो, टी एस एफ
घोल का जमनांक हो तो जमनांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TSF। जमनांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर, यहां देख लो, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TSF। तो हम लोग यहां पर लिखे जमनांक का अवनमन। अब यही जमनांक के अवनमन से संबंधित राल्ट का नियम हम लोग को पढ़ना है। तो राल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आगे हम लोग हेडिंग बना ले, राल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जमनांक के अवनमन से संबंधित राल्ट का नियम। जमनांक के अवनमन से संबंधित राल्ट का नियम। जमनांक के अवनमन से संबंधित राल्ट का नियम। चलिए, तो राल्ट का नियम क्या कहता है, बिल्कुल एक लाइन में आप इसको पहले से जानते हैं। इसको लिखने के पहले यहाँ दो शब्द आप बोलकर देख लीजिए तो याद हो जाएगा। डेल्टा TF को हम लोग अगर कहें जमनांक का अवनमन तो कोई दिक्कत, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और M कहे थे मोलैलिटी और C कंसंट्रेशन, तो इसको बोलिए तो मोलल कंसंट्रेशन या मोलल सांद्रण, ठीक है। और इसको कहें क्वथनांक का, जमनांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये दोनों टर्म्स दिमाग में आ गया, जमनांक का अवनमन और मोलल सांद्रण। अब इसको कहेंगे समानुपाती। अब बोलिए, ये नियम याद हो गया होगा। जमनांक का अवनमन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। इसके पहले वाला में हम लोग क्या पढ़े थे, क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के समानुपाती, तो बिल्कुल सेम रूल है यहाँ। तो चलिए, हम लोग जमनांक के अवनमन से संबंधित राल्ट का नियम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, लिखिए तो जमनांक का अवनमन मोलल सांद्रण के, जमनांक का अवनमन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। जमनांक का अवनमन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। पैराग्राफ चेंज करना, यदि डेल्टा TF जमनांक का अवनमन हो,
यदि डेल्टा टीएफ जमनांक का अवनमन हो तथा सीएम मोलल सांद्रण हो तथा सीएम मोलल सांद्रण हो तथा सीएम मोलल सांद्रण हो तो रॉल्ट के नियम के अनुसार रॉल्ट के नियम के अनुसार डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू सीएम, रॉल्ट के नियम के अनुसार डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू सीएम, डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू सीएम और डेल्टा टीएफ बराबर के इंटू सीएम, लेकिन के यहाँ कांस्टेंट है और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए इसलिए इसको कांस्टेंट को नाम क्या दीजिएगा केएफ। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम, वेयर जहां केएफ एक स्थिरांक है जहां केएफ एक स्थिरांक है जिसे जमनांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक, ऐसे देख लो, जिसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है, जिसे जमनांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। जमनांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। अतः डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम, परंतु मोलल सांद्रण अर्थात मोलैलिटी, तो मोलैलिटी बराबर क्या हुआ था x बाई ए इंटू 1000 बाई बी, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से केएफ का मान सीएम का मान रखा जाता है, लिख लीजिए डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम, परंतु सीएम बराबर x बाई ए इंटू 1000 बाई बी। सीएम का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, सीएम का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ डेल्टा टीएफ बराबर हो गया केएफ इंटू एक्स बाई ए इंटू 1000 बाई बी। यही फॉर्मूला निकल कर आया फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो अगर इसमें सबका नाम अगर लिखना हो तो डेल्टा टीएफ क्या है इसमें बता सकते हैं, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर, इसको कौन कांस्टेंट कहें, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट गुने क्रायोस्कोपिक स्थिरांक गुने एक्स, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुने 1000 फार्मूला का हो गया, और बी क्या रहेगा, सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये इतना चीज ना हुआ इसमें, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर केफ इंटू एक्स बाई ए इंटू 1000 बाई बी। तो प्रैक्टिकल से प्रयोग के द्वारा कि इसका ए का मान निकालना होता है, मोलर मास घुल का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट घुल का भार निकालना हो, यानी ए का मान निकालना हो, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी एक लाइन लिख लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में इसका जरूरत पड़ता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना अगर कर दे तो डेल्टा टी एफ इंटू ए इंटू बी बराबर केफ इंटू एक्स इंटू 1000। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, केफ इंटू एक्स इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू बी। तो ये मोलर मास निकालने का फॉर्मूला आ गया, यानी मोलर मास निकालना हो तो इस फॉर्मूला को, यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी कि ये हमको काउंट करना हो और ये सभी क्वांटिटी आपको मिल जाए तो ए का मान निकाला जा सकता है। तो प्रयोग के द्वारा हम लोग किसी घुल का आणविक भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, डेल्टा टी एफ यहाँ मल्टीप्लाई किए, डेल्टा टी एफ इंटू ए इंटू बी, डेल्टा टी एफ इंटू ए इंटू बी बराबर केफ इंटू एक्स इंटू 1000। अब इसमें से कोई क्वांटिटी हमको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो ए अगर निकालना हो तो केफ इंटू एक्स इंटू 1000 बाई डेल्टा टी एफ इंटू बी। तो इस तरह से घुल का आणविक द्रव्यमान भी निकाला जा सकता है। अब हम लोग आगे लिखें कि डिफिनीशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा। हेडिंग बना लो, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा। हम लोग पढ़े थे डेल्टा टी एफ बराबर केफ इंटू एक्स वाई ए इंटू 1000 बाई बी। ये फॉर्मूला हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आया था। अब हमको केफ का डिफिनीशन निकालना है। तो इसको हम लोग इसके पहले वाला टॉपिक में भी देखे थे, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा। तो इसका भार अगर किसके बराबर हो जाए, एक्स अगर ए हो जाए, एक्स बराबर ए और बी बराबर कितना हो जाए 1000 ग्राम, इफ एक्स बराबर ए और बी बराबर कितना हो जाए 1000, तब आप सेट करके बता सकते हो डेल्टा टी एफ बराबर केफ इंटू ए बाई ए इंटू 1000 बाई 1000 कट गया, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा केफ। चलिए इसको लिखिए, तो तब डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। डेल्टा टी एफ बराबर केफ एक्स बाई ए इंटू 1000 बाई बी। यदि एक्स बराबर ए हो, यदि एक्स बराबर ए हो तथा बी बराबर 1000 ग्राम, तो डेल्टा टी एफ बराबर केफ
इसी बात को हम लोग डिफाइन कर दें। चलो लिखो तो, देख लो यहाँ तक लिखा गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। यहां तक लिखने के बाद लिखिए, यदि घुल का भार, यदि घुल का भार उसके अनुभार के बराबर हो, यदि घुल का भार उसके अनुभार के बराबर हो, तथा यदि घुल का भार उसके अनुभार के बराबर हो, तथा घोलक का भार 1000 ग्राम हो, तथा घोलक का भार 1000 ग्राम हो, तो जमनांक में जो कमी आती है, तो जमनांक में जो कमी आती है उसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। जमनांक में जो कमी आती है उसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है, उसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। तो ये था, अक्सर नोट्स में पूछता है कि डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ के एफ, इसका यूनिट भी निकाल दीजिए। यूनिट ऑफ के एफ ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, के एफ की इकाई, यूनिट ऑफ के एफ की इकाई। तो डेल्टा टी एफ, चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू सी एम, चलिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लिखे थे। और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। देखो तो सी ए मोलर के लिए हम लोग लिखते हैं ना मोल पर केजी, तो मोल पर केजी यहां हो गया। अब इसको डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या चीज में व्यक्त करते हैं, केल्विन में। तो केल्विन बराबर के एफ इंटू मोल बाई केजी। तो के एफ बराबर अब हमको निकालना है, तो केल्विन इंटू केजी अब बटे मोल। तो केल्विन को हम लोग सूचित करते हैं के से, तो केजी और मोल ऊपर चला गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पर मोल। तो केएफ बराबर निकल कर आया के इंटू के जी पर मोल। अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का आपको यूनिट याद रखना है, के जी पर मोल, और दोनों में आया था, इबिलियोस्कोपिक में भी और क्रायोस्कोपिक में भी। तो ये था आपका यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के एफ। तो दोनों को अगर हम एक बार जरा तीन अभी तक तीन पढ़े,
हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 में से 3 पढ़े, देखो तो ऐसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तब पहला नंबर हम लोग पढ़े थे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर एन बाई एन प्लस एन। हम लोग पढ़े थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घुल के मोल भिन्नांक के बराबर होता है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एक्स वाई ए इंटू 1000 वाई बी। और तीसरा हम लोग अभी पढ़े डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एक्स वाई ए इंटू 1000 वाई बी। हम लोग पढ़े थे। और इसका हम लोग के बी को क्या कहे थे, कौन स्थिरांक, इब्यूलियो स्कोपिक, और केएफ को क्या कहे, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक। और इसका यूनिट क्या पढ़े थे, के केजी पर मोल और के केजी पर मोल। देखो तो अब तीनों सामने आया। तो पहला पढ़े रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन याद है कि भूला, देखो तो कि अगर घोलक है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट। और सॉल्यूशन है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पीएस। तो पी नॉट का वाष्प दाब ज्यादा और पीएस का वाष्प दाब कम होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन हुआ था पीएस माइनस पी नॉट। आपेक्षिक अवनमन तो पी नॉट से डिवाइड कर दिए थे, तो इसी को कहे थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो पहला था हम लोग का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा और लास्ट इसमें का है ऑस्मोसिस।